नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से नेट और जेआरएफ जो परीक्षा आयोजित होती है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि नेट और जेआरएफ का एग्जाम होता क्या है, ये एग्जाम कब होता है, किसके द्वारा कराया जाता है, क्यों करवाया जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, उन सब के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने सभी ग्रुप के अंदर शेयर कीजिए। जो विद्यार्थी नेट जेआरएफ के बारे में नहीं जानते या जो नेट जेआरएफ करना चाहते हैं उनको इस वीडियो का बेनिफिट मिलना चाहिए। ये एक लाभदायक वीडियो है और एक इंफॉर्मेटिकल वीडियो है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि नेट और जेआरएफ होता है। चलिए मित्रों, आपको बताता हूँ सारी बातें डिटेल में। सबसे पहले बता दूं दोस्तों आप लोगों के लिए कि नेट, ओके, नेट क्या होता है ये आपको बता देता हूँ मित्रों। नेट क्या होता है, देखिए मित्रों, आप जब देखते हो कि नेट जिसका पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है इसका पूरा नाम होता है। ये क्या होता है कि ये एक सर्टिफिकेट होता है दोस्तों। नेट जो होती है एक सर्टिफिकेट होता है, एक प्रमाण पत्र होता है जिसके माध्यम से कोई भी अभ्यर्थी, कोई भी कैंडिडेट होता है किसी भी सरकारी यानी गवर्नमेंट और किसी भी गैर सरकारी यानी नॉन गवर्नमेंट यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए क्या होता है, योग्य होता है। यानी नेट करने के बाद नेट एक प्रमाण पत्र होता है दोस्तों जिसके माध्यम से अपन कह सकते हैं कि कोई भी कैंडिडेट जो होता है जिसने नेट क्वालिफाई किया है वो किसी सरकारी या गैर सरकारी यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्य कर सकता है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्य कर सकता है। और इसका पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक प्रकार का टेस्ट होता है। ओके, आगे जो होता है मित्रों, ये नेट एग्जाम जो होता है वो एनटीए के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा भी करवाया जाता है और सीएसआईआर के द्वारा भी कराया जाता है। जो विद्यार्थी आर्ट्स और कॉमर्स का होता है यानी कला वर्ग से संबंधित होता है या वाणिज्य वर्ग से संबंधित होता है उनके लिए एनटीए एग्जाम कराता है दोस्तों। उनके लिए कौन कराता है, एनटीए एग्जाम कराता है। लेकिन दोस्तों जो विद्यार्थी साइंस कैटेगरी से होता है या विज्ञान वर्ग से होता है उनका एग्जाम कौन करता है, सीएसआईआर के द्वारा कराया जाता है। ओके मित्रों, तो कई जो जो आर्ट्स और कॉमर्स के होते हैं उन विद्यार्थियों के लिए तो इसको नेट बोला जाता है, जबकि विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए सीएसआईआर कहा जाता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। दोनों एक जैसी है, दोनों का संबंध एक जैसा है। बस आर्ट्स और कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए इसको नेट कहा जाता है, जबकि साइंस के विद्यार्थियों के लिए सीएसआईआर कहा जाता है। ओके, मैं बता चुका दोस्तों, ये एक प्रमाण पत्र होता है जिसमें कोई भी कैंडिडेट सरकारी और गैर सरकारी यूनिवर्सिटी में सहायक पद पर कार्य कर सकता है। अब देखिए जेआरएफ, जेआरएफ का होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये एक प्रकार की फेलोशिप होती है, मतलब ये एक प्रकार की छात्रवृत्ति होती है जिसको कहता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप एक प्रमाण पत्र, ये भी एक प्रकार का प्रमाण पत्र होता है जिसमें कोई भी कैंडिडेट जो होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ फेलोशिप के लिए भी क्या होता है, योग्य हो जाता है, अर्थात उसको छात्रवृत्ति भी मिल जाती है। यानी उसका नेट तो क्लियर होगा ही होगा, साथ ही साथ उसको छात्रवृत्ति भी मिलेगी। लेकिन सुनिए, और ये स्कॉलरशिप जो मिलती है, ये स्कॉलरशिप किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में, ये स्कॉलरशिप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने पर मिलती है, अर्थात किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने पर नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप उसी कैंडिडेट को मिलेगी मेरे प्यारे साथियों जो किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी करता है या पीएचडी में एडमिशन लेता है। तो पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद उसको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। ओके, अब सुनिए दोस्तों, नेट का एग्जाम और जेआरएफ का एग्जाम एक ही एग्जाम होता है और इनका पेपर भी एक ही होता है। पेपर एक, एग्जाम एक, सिलेबस एक, सब कुछ सेम आपका होता है, अलग से कुछ भी नहीं होता। तो एक बात तो ये ध्यान। फिर मैं आपको आगे की बात करूं मेरे प्यारे साथियों कि जेआरएफ में कम कट ऑफ वालों को, इसमें क्या था, कम कट ऑफ वाले अभ्यर्थियों को नेट क्वालिफाइड किया जाता है और थोड़ी ज्यादा कट ऑफ वाले विद्यार्थियों को जेआरएफ करते हैं। यानी पेपर एक होता है, जब रिजल्ट आता है तो जिनकी कट ऑफ कम होती है उनको नेट क्वालिफाइड कर दिया जाता है और जिनकी कट ऑफ थोड़ी बहुत ज्यादा होती है उनको जेआरएफ के अंदर क्वालिफाइड कर दिया जाता है। तो मित्रों मैंने क्या कहा कि इसमें क्या होता है कि जो एग्जाम होता है, जो एग्जाम कराती है एनटीए या सीएसआईआर, तो उसमें जिस विद्यार्थी के थोड़े कम नंबर आते हैं वो नेट क्वालिफाइड कर लेता है और जिसके नंबर ज्यादा रहते हैं वो जेआरएफ कर लेता है। ये मेरिट लिस्ट बनती है दोस्तों। कौन सी लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट के आधार पर ये सारा खेल चलता रहता है। ओके,
फॉर्म भरते समय नेट और जेआरएफ दोनों ऑप्शन एक साथ भर सकते हैं दोस्तों। जब भी फॉर्म भरा जाता है तो नेट और जेआरएफ का आपको अलग से, यानी नेट के लिए और जेआरएफ के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं होता, एक ही फॉर्म होता है। उस एक ही फॉर्म में दोनों को मेंशन करना होता है कि आप नेट और जेआरएफ दोनों कर रहे हो या केवल नेट कर रहे हो या केवल जेआरएफ कर रहे हो, या आपके ऊपर है। तो ओके, अब बात करते हैं इनके बेनिफिट क्या क्या है। देखिए, नेट और जेआरएफ में अभ्यर्थी कैंडिडेट के प्राप्त अंकों में 10% का अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता। फेलोशिप, देखो जेआरएफ होने के बाद जिस विद्यार्थी की या जो कैंडिडेट एग्जाम देता है और उसका जेआरएफ हो जाता है, मान लो जेआरएफ क्वालिफाई कर लेता है, तो जेआरएफ होने के 3 साल के अंदर अंदर उस अभ्यर्थी को, उस कैंडिडेट को किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जो भारत की जितनी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन लेना होता है। सपोज करो उसका जेआरएफ हो गया, तो जेआरएफ होने के 3 साल के अंदर अंदर उसको एडमिशन लेना होगा। अगर वो एडमिशन नहीं लेता है तो उसको जेआरएफ नहीं मिलेगी, और एडमिशन लेने के बाद उसे 5 साल तक फेलोशिप मिलती है, अन्यथा उसको फेलोशिप नहीं मिलेगी। कहने का मतलब, अगर वो 3 साल में एडमिशन ले लेता है तो फेलोशिप मिलेगी, अगर 3 साल में एडमिशन नहीं लेता है तो उसको फेलोशिप नहीं मिलेगी। लेकिन कहां पर? केंद्रीय विश्वविद्यालय में उसको एडमिशन लेना होगा। ओके, और 5 साल तक वो फेलोशिप ले सकता है। जेआरएफ करने वाले अभ्यर्थी को हर महीने फेलोशिप मिलती है। 3 साल तक उसको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है और उसके 2 साल के बाद उसको सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। अर्थात 5 साल की फेलोशिप रहती है, जिसमें 3 साल तक उसको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है और उसके 2 साल के बाद उसको सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। लेकिन कंडीशन क्या है? जेआरएफ होने के 3 साल के अंतर्गत उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना होगा। जब तक वो पीएचडी में एडमिशन नहीं लेगा उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो मेरे प्यारे साथियों, वैसे एडमिशन आराम से हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। भारत में बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय, इतनी सारी केंद्रीय विश्वविद्यालय में दोस्तों हर साल आपकी वो पीएचडी के फॉर्म निकलते, आप आराम से वहां पर जाइए और फॉर्म भर करके आप लोग वहां पर एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो साथ साथ आपको फायदा क्या होगा? एक तो आपको पीएचडी कर लोगे आप लोग, यानी आपके नाम के आगे क्या लग जाएगा? डॉक्टर लग जाएगा। ओके, और साथ साथ आपको 5 साल तक मजे से गवर्नमेंट का पैसा आप लीजिए और सरकार आपको पैसा देगी, बहुत बड़ी मात्रा में पैसा देगी। सुनिए, देखो देखिए, कुल 5 साल तक अभ्यर्थी को लगभग 25 लाख रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 25 लाख रुपए मिलते हैं। नेट करने पर जो कैंडिडेट होता है वो किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर क्या होता है? योग्य होता है। यानी नेट क्वालिफाई जो कर लेता है वो किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में दोस्तों यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर क्या होता है? योग्य होता है। साथ ही उसे किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा देनी नहीं पड़ती, यानी कोई एंट्रेंस एग्जाम उसको देने की जरूरत नहीं होती। सीधा वाइवा के आधार पर सिलेक्शन हो जाता है। अभ्यर्थी रिसर्च भी कर सकता है और पब्लिक सेक्टर में जॉब भी कर सकता है। ये सारे बेनिफिट है दोस्तों उस नेट करने वाले विद्यार्थी के लिए। अब आप बताइए दोस्तों, इतने सारे बेनिफिट आप किसी भी इंडिया की किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वाइवा के आधार पर आप डायरेक्ट जॉब भी प्राप्त कर सकते हो, या एंट्रेंस एग्जाम्स के माध्यम से भी आप जॉब प्राप्त कर सकते हो। आगे बात करते हैं योग्यता के लिए। देखो नेट के लिए न्यूनतम योग्यता है पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी पीजी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। पीजी कर रहा, जो पीजी कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, यानी मतलब बीएमए कर रहा है या एमकॉम कर रहा है या एमएससी कर रहा है, तो एमए या एमएससी जो कर रहा है मित्रों, तो एमए एमकॉम एमएससी कर रहा अभ्यर्थी भी नेट का फॉर्म भर सकता है। लेकिन जेआरएफ क्वालिफाइड होने के 3 साल के अंतर्गत उसे यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए दाखिल लेना अनिवार्य है, तभी उसे फेलोशिप मिलेगी, अन्यथा फेलोशिप नहीं मिलेगी। नेट के लिए जनरल वर्ग, जो जनरल वर्ग होगा उसके पीजी में कम से कम 255% नंबर होने चाहिए, जबकि अदर कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स होना जरूरी है। यानी नेट का फॉर्म वही विद्यार्थी भर सकता है जिसके पीजी में, अगर वो जनरल कैटेगरी में आता है तो 55% उसकी होनी चाहिए, और अदर की मैं बात करूं तो अदर में 50% उसके अंक होने चाहिए। दोस्तों ये बात भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता आपको होगी। ओके, उसके बाद आता है दोस्तों आयु सीमा। आयु सीमा होता है, तो नेट के लिए तो आपकी कोई आयु सीमा नहीं है। आप अपने मरण तक, जब तक आपकी मौत नहीं हो तब तक आप एग्जाम देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जेआरएफ के लिए लिमिट है।
SC ST OBC नॉन क्रिमिनल एरियाज के लिए 35 साल तक है। 35 साल के बाद वो JRF का फॉर्म नहीं भर सकते। जनरल जो है जो पुरुष है वो 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। महिला जो होती है वो कोई से भी वर्ग की क्यों ना हो, वो 35 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकती है। पूर्व सैनिकों को 5 साल का छूट है, यानी वो जो भी छूट है, अगर महिला है तो 40 साल हो जाएगी, पुरुष हो तो 35 साल हो जाएगा। LLM डिग्री वालों को 3 साल की छूट दी गई है, अर्थात ये लोग फॉर्म भर सकते हैं, ये इनकी आयु है। फीस है जनरल की है 1000 रुपए, OBC की 500, SC ST की 250 जो बदलती रहती है। एग्जाम साल में 2 बार होता है, जून और दिसंबर में, यानी जून और दिसंबर में एग्जाम होता है दोस्तों, जो हर साल में 2 बार होता है। खूब एग्जाम दो आराम से, साल में 2 बार एग्जाम होता है, कितनी बार भी आप एग्जाम दे सकते हो। प्रारूप कैसा होता है? कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं दोनों भाषा में, हिंदी और इंग्लिश में पेपर आता है। 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहले प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। दूसरे में 100 प्रश्न होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, 3 घंटे का समय होता है। मिनिमम जो होता है मार्क्स पेपर 1 में उसको 40% लाना होता है मित्रों। किसके लिए दोस्तों? जनरल कैटेगरी वालों के लिए। पेपर 1 और पेपर 2 40% तो नंबर आने ही चाहिए, जबकि SC ST OBC के लिए दोस्तों कितने 35% नंबर आने चाहिए। पेपर 1 में दोस्तों आप जब देखते हो तो पेपर 1 में टोटल मिला के 10 यूनिट होती है। कितनी होती है? 10 यूनिट होती है। प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न बनते हैं, जिसमें पहली यूनिट होती है टीचिंग की, दूसरी रिसर्च की, तीसरी आपकी कंप्रेंसिंग की, चौथी कम्युनिकेशन की, उसके बाद 5वीं जो होती है वो मैथमेटिक्स की होती है, 6ठी जो होती है वो रीजनिंग की होती है, 7वीं आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन की होती है, 8वीं आपकी ICT की होती है दोस्तों, 9वीं जो होती है वो आपकी EVS की होती है, और 10वीं जो होती है दोस्तों वो आपकी हायर एजुकेशन सिस्टम की होती है। किसकी होती है? हायर एजुकेशन सिस्टम की दोस्तों यूनिट मानी जाती है। ओके, ये ध्यान रखना। उसके बाद पेपर 2 होता है, वो अभ्यर्थी के द्वारा चयनित विषय होता है दोस्तों, जो उसका सब्जेक्ट है, चाहे वो कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, साइंस का हो, जो भी उसका सब्जेक्ट है वो रहता है। पेपर 1 कॉमन रहता है, और पेपर 2 जो विद्यार्थी का रहता है वो आपका रहता ही रहता है। ओके, तो मित्रों ये थी आप लोगों की नेट और JRF के संबंध में एक आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप लोगों के लिए दोस्तों मैंने ये बुक लॉन्च कर रखी है, जिसमें पेपर 1 के 4500 प्रश्न है दोस्तों। कितने? 4500 प्रश्न है, जो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर आपको मिल जाती है। यानी 4500 प्रश्नों की डिटेल व्याख्या आपको इस बुक के माध्यम से मिलती रहती है। ओके, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस को आप लोग, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाओं के वीडियो अगर आपको देखने हैं और आपको मेरी सारी क्लासेस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा पेड कोर्स है वो आचार्य क्लासेस के मोबाइल ऐप पर, जिसका लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है, उसको ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद मित्रों। इसी प्रकार से आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर आपको देता रहूंगा। टेक केयर मित्रों, धन्यवाद, बाय बाय।